नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे कि किन किन बॉडी पार्ट्स का मेजरमेंट हमें लेना चाहिए जब हम एक ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं। वो सारी बारीक पॉइंट्स आप नोट करेंगे, कितना लूज कितना टाइट, कौन सा मेथड होता है जिससे हमें एक परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग मिलती है। तो ओवर टू निशा मैम, आप सब लोग ध्यान से नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको आप कुछ भी चीज मिस ना करें। आज की क्लास का कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं नोट्स बनाना जरूरी है, क्लास में सीरियस होकर बैठना जरूरी है। अपने लिए, अपने हुनर के लिए आगे बढ़ने के लिए 2 से 2.5 घंटे का टाइम अपने आप के लिए जरूर निकालिए आज। ओके, ओवर टू निशा मैम, स्टार्ट करते हैं बॉडी मेजरमेंट। मेजरमेंट में सबसे पहले आता है आपका मेजरमेंट टेप। देखो, सबसे पहले मैं आपको इस मेजरमेंट टेप के बारे में ही बताना चाहूंगी। हम अभी जैसे विंटर सीजन है तो क्या होता है, हम कोई भी मेजरमेंट टेप यूज नहीं कर सकते। हमारे मेजरमेंट टेप में फैब्रिक मिक्स होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना टूथपेस्ट में नमक है क्या, तो वैसे ही हमारे मेजरमेंट टेप में फैब्रिक मिक्स होना चाहिए। तो क्या होगा, हमारा मेजरमेंट टेप ना बहुत सॉफ्ट होगा। आप सबको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, अपने मेजरमेंट टेप में बीच बीच में जो रेशे होते हैं फैब्रिक के वो निकाले हैं, ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊं कि एक्चुअल में अगर आपके मेजरमेंट टेप में फैब्रिक मिक्स है तो इस तरीके से आपके धागे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये पहचान है, मैंने जानबूझ के निकाले हैं ताकि मैं क्लास में आप लोगों को दिखा सकूं। चलो, तो ये मेजरमेंट टेप आपको यूज करना है जिसमें फैब्रिक मिक्स होता है। अब ये आपको चेक करना पड़ेगा। जब हम मेजरमेंट टेप खरीदते हैं तो देखना है उसमें प्योर प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही विंटर सीजन आएगा वो हार्ड हो जाएगा और आप अच्छे से मेजरमेंट नहीं ले पाओगे। हार्ड मेजरमेंट टेप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होता, और ये फ्लेक्सिबल होगा तो इजीली मेजरमेंट भी अच्छे से आएगा और आप काम भी अच्छे से कर पाओगे। बहुत लोगों को देखा है मैंने, मेजरमेंट टेप में कट जाता है, जल जाता है। तो मेजरमेंट टेप को यूज नहीं करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। एंड बहुत लोगों को देखा है कि काम फिनिश हो जाता है तो हम अपने मेजरमेंट टेप को ऐसे फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका काम है, हमेशा जो मेजरमेंट टेप आप यूज कर रहे हो उसको हमेशा ऐसे ओपन करके रखो, मशीन पे टांग दो या फिर कहीं भी वॉल पे हैंग कर दो, कुछ भी करो लेकिन फोल्ड करके नहीं रखो। ओके, तो ये छोटी छोटी सी बेसिक चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए, इससे हमारा काम तेजी से बढ़ता है। ओके, तो अब आते हैं मेजरमेंट लेने पर। सबसे पहले हम जिस भी आउटफिट का मेजरमेंट ले रहे हैं उस आउटफिट को आपको देखना है कि उस आउटफिट में हमें कौन कौन से ऐसे मेजरमेंट की खास जरूरत पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग हमें अपना एक प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है। और हर एक पार्ट जब आप लिखोगे, मतलब कुछ भी आप वहां पे मेंशन कर रहे हो, तो टॉप से बॉटम तक करना है। ऐसा नहीं पहले शोल्डर ले लिया, फिर लेंथ ले लिया, फिर एपेक्स पॉइंट ले लिया, फिर वेस्ट का साइज ले लिया, ऐसे नहीं लेना। स्टेप बाय स्टेप चलना है ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि बीच में कोई भी मेजरमेंट स्किप हो जाए तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बार हमारी फ्रेंड आ जाती है तो बात करने के चक्कर में हम आधा मेजरमेंट भूल जाते हैं। तो इसलिए मेजरमेंट हमेशा स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ताकि बीच में कोई भी मेजरमेंट स्किप हो रहा है तो आपको पता चल जा रहा है। क्लियर हुआ? अब हमारा पूरा बॉडी टू पार्ट्स में है, एक नेवल से नीचे का पार्ट एंड अभी नेवल से ऊपर का पार्ट। आज की जो क्लास है वो नेवल से ऊपर वाले पार्ट के ऊपर है, यानी कि मैं आपको ब्लाउज सिखा रही हूँ। तो ये दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने इस 1 ईयर कोर्स में नेवल से नीचे के पार्ट के कुछ भी आउटफिट बनाएंगे तो इसके नीचे का पार्ट ही बनाएंगे। मतलब मैं अगर आपको कुछ भी सिखाऊंगी ना तो नीचे वाले पार्ट पे सिखाऊंगी। तो ये 1 महीने 2 महीने हम वहीं पे वही चीजें सीखेंगे। एंड अगर हम नेवल से ऊपर वाले आउटफिट्स बनाते हैं तो पूरा वही बनाएंगे, फिर बॉटम नहीं बनाएंगे। चाहे हम कुर्ती बना रहे हैं तो साथ में आपको बॉटम नहीं सिखाऊंगी, वो आपको बॉटम वाले कोर्स में ही सीखने को मिलेगा। तो ऐसे हमने ये कोर्स डिजाइन किया है स्टेप बाय स्टेप, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड सेकंड, हम जब भी मेजरमेंट लेंगे ऊपर से लेंगे, और बहुत बार तो हमें मेजरमेंट लेने में कंफ्यूजन होता है। हम गले की चौड़ाई कितनी ले रहे हैं, हम शोल्डर कितना ले रहे हैं, फ्रंट क्रॉस कितना ले रहे हैं। आपको पता है ये सब गॉड गिफ्ट है,
सब कुछ भगवान ने दिया है, बट हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। जब हम नीचे की हैंड नीचे करते हैं तो आप देखते हो शोल्डर पे लाइन बन जाती है, वो हमारा फ्रंट क्रॉस है। एंड जब आप यहाँ पे मेजरमेंट लेते हो तो आपको गले की चौड़ाई भी बॉडी पे ही ले लेना है। हमेशा कभी भी आप गले की चौड़ाई निकालने का कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, क्योंकि बहुत बार मैंने ये नोटिस किया है, बस्ट बहुत हैवी होता है लेकिन शोल्डर बहुत कम होता है। तो हम अगर गले की चौड़ाई निकालने हैं तो बस्ट का यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? वहां पे तो उनका बस्ट साइज हैवी है लेकिन शोल्डर तो बहुत कम है, उसके अकॉर्डिंग तो गले की चौड़ाई बहुत ज्यादा आ जाएगी, वहीं पे शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा। तो प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर को फॉलो करो हमेशा। एक बहुत ही सिंपल सा आपको एक मेथड बता रही हूँ, अगर आप छोटे बच्चे का बना रहे हो या किसी भी इंसान का बना रहे हो, चाहे वो स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है या फिर कोई लार्ज साइज है, आप बॉडी पे ही पेन से निशान लगा दो। बहुत इजी तरीका है। जैसे अभी मैंने ब्लाउज पहना है तो मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई, गले की शेप, आर्मोल की मार्किंग कर लेती हूँ, इससे मुझे इजी हो जाएगा सीखने में। ऐसा नहीं है कि सालों तक आपको बॉडी पे ही मार्क करके मेजरमेंट लेना है, नहीं, स्टार्टिंग वाले पार्ट में आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर का नॉलेज हो जाए। तो आपको यहाँ पे गले की चौड़ाई निकालना, आर्मोल, शोल्डर, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अभी मैंने जानबूझ के आउटफिट चेंज किया है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। अभी देखो यहाँ पे हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे तो आपको ये देखना है कि आपका डीप नेक है या फिर कॉलर वाला है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मेरा जो शोल्डर है वो 13 है, 13 इंच फुल शोल्डर, और मैंने फुल डीप नेक पे, फुल ब्रॉड नेक पे 7 इंच, 14 इंच के शोल्डर पे मैंने फुल डीप बनाया है, जबकि मेरा 14 इंच का शोल्डर ही नहीं है। मैंने फिर भी ज्यादा लिया, साइज से भी ज्यादा लिया, और फिर फुल डीप फुल ब्रॉड एक हुक पे मैंने अपने ब्लाउज को बना के स्टूडेंट्स को दिखाया कि देखो गले की चौड़ाई लेना या शोल्डर ज्यादा लेना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप गले की चौड़ाई को कम करते जा रहे हो, शोल्डर कम करते जा रहे हो डीप नेक में, शोल्डर तो फिर भी गिर रहा है। कहां पे आपने रोका उसको? क्या 2.5 इंच पर शोल्डर गिरना रुक जाता है? नहीं होता, हमारे साथ फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो क्यों ना हम एक ऐसी टेक्निक यूज करें, ऐसी टेक्निक फॉलो करें जिससे ये पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। जैसे आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, आज मैं आपको बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल में, मेजरमेंट के बारे में सिखाऊंगी, इसीलिए मैंने स्टिचिंग की क्लास स्किप कर दी। मैं चाहती थी कि आपको बॉडी मेजरमेंट और कटिंग मार्किंग ये अच्छे से एक्सप्लेन करूं। आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि हम जब लाइव क्लास में सीखते हैं ना ब्लाउज, तो मैं एक हफ्ते में एक ब्लाउज सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को। एक दिन हम प्लेट ही बनाएंगे, फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम बैक पार्ट ही रेडी करेंगे, और फिर हम बाजू ही लगाएंगे। पूरा 1.5 घंटा बाजू लगाने में एक्सप्लेन कर देती हूँ। मतलब इतना खींच देती हूँ उसको, इतना डीपली चली जाती हूँ कि एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो अब आप सोचो कि जो ब्लाउज मैं 20 मिनट में बना सकती हूँ, उस ब्लाउज को मैंने अपने स्टूडेंट्स को, एक ब्लाउज को एक हफ्ते में सिखाया है। तो इसका मतलब मैंने जो उनको डीपली नॉलेज दी है ना, वो उनको वो डीप नॉलेज मिलेगी नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेंगे जैसा मैंने आपको बताया। मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखना है, नंबर्स ऊपर होने चाहिए, पीछे से मेजरमेंट लोगे। अब देखो मैंने आपको बताया कि मैं फुल शोल्डर पे लूंगी, तो मेरा फुल शोल्डर है 13 इंच। अब आप खुद देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरा 13 इंच आ रहा है। अब 14 इंच लूंगी तो देखो कहां तक जाएगा। 14 इंच पे मैंने डीप नेक बनाया है, पॉसिबल है, बनाया भी है। तो देखो अभी हम एक्यूरेट जो है वही ले रहे हैं, 13 ले रहे हैं। मेरा जो शोल्डर है वो 13 इंच है। उसके बाद मैं लूंगी आर्मोल। शोल्डर का मेजरमेंट हो गया। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम कर सकते हो, शोल्डर के ऊपर जब जो भी आपकी ब्रा वाली पट्टी आती है उसको अच्छे से सेट कर लो, और इस पट्टी पे जो ये पट्टी होती है ना, ये सेंटर पे आती है, तो यहां से आधा पौना इंच बाहर और यहां से भी आधा पौना इंच बाहर ले लो, और अपना यहां से यहां तक का शोल्डर का मेजरमेंट ले लो डीप नेक में। डीप नेक में प्रॉब्लम आती है ना, तो ये टेक्निक फॉलो कर सकते हो। ब्रा वाली पट्टी जहां पे भी आ रही है, आधा पौना इंच इधर बाहर ले लो, आधा पौना इंच इधर बाहर ले लो, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपना मेजरमेंट ले लो शोल्डर का, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अगर आपको आर्मोल लेना है, शोल्डर लिया,
फिर आर्मोल लेंगे। आर्मोल के लिए भी आपको मेजरमेंट टेप में नंबर्स ऊपर की तरफ रखना है एंड इसको इस तरह से सेट करना है आर्मोल के चारों तरफ। बहुत सारे लोगों को देखा है आर्मोल का मेजरमेंट नहीं लेते हैं, बट कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट का आर्मोल इतना है? मेरा बर्स्ट साइज मीडियम है तो स्मॉल साइज में भी मैंने 16 देखा है। आपको पता है मैंने 32 बर्स्ट साइज का मेजरमेंट लिया और आर्मोल 16 देखा है मैंने। तो कहां से फॉर्मूला काम किया? फॉर्मूला तो फेल हो गया। मेरे खुद के घर में मेरी सासू माँ का बर्स्ट साइज है 42 और उनका आर्मोल 16 है। अब देखो 32 में भी 16 हो सकता है, 36 में भी 16 हो सकता है, 42 में भी 16 हो सकता है। तो क्या आपका फॉर्मूला काम करेगा? फॉर्मूला तो यहीं फेल हो गया। तो देखो मैंने यहाँ पे आर्मोल लिया 16। अब एक साइड से लेने से काम नहीं चलेगा, दूसरी साइड से भी लेना पड़ेगा अगर आप किसी का फर्स्ट टाइम ले रहे हो। अब देखो मेरा तो दोनों साइड से बराबर है, दोनों साइड से 16-16 आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है सबके बॉडी स्ट्रक्चर पे ये बराबर आएगा। बहुत बार 1 इंच का डिफरेंस आ सकता है, बहुत बार हाफ का आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ 10% लोगों में होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक बार मेजरमेंट लिया, एक साइड से 16 आ गया, एक से 17 आ गया, चलो अलग अलग ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी किसी का नहीं देखा अलग अलग, बहुत ही रेयर होता है। अगर मैंने 16 साल के एक्सपीरियंस में 1 या 2 क्लाइंट का या 4-5 क्लाइंट का मुश्किल से आया होगा अलग अलग। आप सोच सकते हो कितने % लोग हैं जिनका आर्मोल अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने आपको बता दिया ना तो सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर करके बोलेंगे मेरा 1 से 16, 1 से 17 है। नहीं भाई, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, इतने ज्यादा लोगों को नहीं हो सकता, कम होता है। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा? आप मेजरमेंट को बार बार लीजिए। एक और टेक्निक बताऊंगी पूरा मेजरमेंट लेने के बाद, ठीक है? तो बार बार मेजरमेंट लेकर चेक करो क्या सच में अलग अलग है। अगर बार बार मेजरमेंट लेने पर अलग अलग ही आ रहा है तब फिर हाँ ठीक है, फिर अलग अलग ही है, लिख लीजिए। अब लेते हैं फ्रंट क्रॉस। मैंने आपको बताया है कि फ्रंट क्रॉस हमारा गॉड गिफ्ट है। अब देखो दोनों हैंड मैंने नीचे किए और मैंने दोनों हैंड की तरफ यहाँ पे लाइन बन गई है, फ्रंट में भी बनेगी एंड बैक में भी बनेगी एंड किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर पे बनेगी, चाहे वो स्मॉल है या फिर वो लार्ज साइज है या फिर कोई मीडियम साइज है, हर साइज में आपको ये मिलेगा। मेजरमेंट टेप बिल्कुल सीधा रखना है, यहां से और यहां तक लेना है, बिल्कुल सीधा रख के। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 12.5। अब मैं अपना खुद का बैक क्रॉस तो नहीं ले सकती, अगर आप सामने वाले का ले रहे हैं तो इजीली ले पाओगे ना ऐसे, लेकिन मैं नहीं ले पाऊंगी, आप भी अपना नहीं ले पाओगे। हाँ, आप दूसरों का ले सकते हो। उसके लिए हम क्या आपको बता रहे हैं कि आपका जितना भी फ्रंट क्रॉस है उसमें 1 प्लस कर दो, आपको बैक क्रॉस मिल जाएगा। लेकिन ये भी सच नहीं है, क्योंकि हर किसी में 1 प्लस करोगे और किसी का बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस बराबर है तो क्या करोगे? तो इसीलिए यहाँ पे ये टेक्निक फॉलो करना है कि आपने अगर फ्रंट क्रॉस में 1 प्लस करके रिजल्ट देखा, कैसा आया रिजल्ट, एक ब्लाउज में तो पता चल ही जाएगा ना। तो अगर आपको लग रहा है यहाँ पे मेरा लूज हो रहा है तो अगली बार से ½ इंच कम कर लेना। एंड अगर आपको लग रहा है टाइट हो गया है, भाई 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था लेकिन टाइट हो गया है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा मेरा फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में 1 इंच का डिफरेंस नहीं है, वहां पे मेरा डिफरेंस ज्यादा है, 1 से ज्यादा मतलब 1.5 इंच ले सकते हो। क्लियर हुआ ना इतना? तो मेरा तो 1 प्लस करके आ जाता है, क्योंकि मैं तो काफी बार बना चुकी हूँ, मुझे पता भी है 1 प्लस करना है। तो पहली बार तो आपको 1 ही प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये मीडियम है। अगर आपको लगेगा कि मेरा डीप नेक है तो ½ प्लस करके भी बना सकते हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि मुझे कॉलर वाला बनाना है तो वहां पे तो आपको खिंचेगा नहीं, तो वहां पे 1 से ज्यादा प्लस कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना? अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपर बस्ट। मेजरमेंट टेप को हमेशा ऐसे रखना है सेट करके, और आगे पीछे करके देखो पीछे से पलट तो नहीं गया है। उसके बाद प्रॉपर आपको यहाँ पे अपर बस्ट का मेजरमेंट लेना है, ये भी हम नहीं लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपर बस्ट। तो मेरा यहाँ पर है 34। अब मैं लूंगी बस्ट साइज, बस्ट साइज है 36। तो भी आपने देखा मेरे अपर बस्ट और बस्ट में 2 इंच का डिफरेंस है, लेकिन जरूरी तो नहीं है अगर 36 बस्ट साइज है तो सबका 2 इंच का डिफरेंस आएगा। कई बार तो ये दोनों बराबर होते हैं, 36 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी 36 आएगा, तो वहां पे
हमारा कफ साइज कम हो जाता है, और कफ साइज कम होने पर डार्ट को डीप नहीं डाला जाता, डार्ट को बहुत कम डाला जाता है। तो बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो आप आर्मोल में डार्ट डालते हो, ये वाला डार्ट डालते हो, इसका जो मार्जिन होता है ये आपके अपर बस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लेंगे 3 मेजरमेंट। अगर हमारी ब्लाउज में बेल्ट भी अटैच करना है तो हमें अंडर बस्ट का मेजरमेंट जरूर लेना है। अब मैंने मेजरमेंट टेप को सीधा किया, शोल्डर के मिड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को सेट किया, सीधा सीधा एपेक्स पॉइंट लिया, अंडर बस्ट लिया एंड ब्लाउज का लेंथ लिया। तो यहाँ पे मेरा जो एपेक्स पॉइंट है वो 10.5 है। मिरर के सामने खड़े होना है आप सबको, मिरर के सामने खड़े होंगे तो आप इजीली ले पाओगे। ओके, 10.5, अंडर बस्ट हमारा आता है 13.5 पे, और फिर टोटल लेंथ आ जाएगा। अगर बेल्ट वाला है तो आपको ब्लाउज का साइज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 15.5, अंडर बस्ट 13.5, हमारी ब्लाउज की लेंथ 15.5। और ब्लाउज की लेंथ ऐसे लेना है, साइड से देखिए, पूरा बस्ट कवर करते हुए ऐसे नीचे तक, ऐसे ऐसे फ्रंट का लेते हैं, बैक का सीधा लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ब्लाउज बनाते हैं और ब्लाउज में पीछे बहुत सारा झोल आ जाता है, रिंकल आ जाता है, आता है ना। तो ये हमारी स्किन में भी है, देखो झोल आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो पीछे झोल आ रहा है। भाई आपकी बॉडी में भी तो झोल आ रहा है, उसको ठीक करो, अपनी बॉडी फिट करो, फिर देखो ब्लाउज में झोल आता है कि नहीं आता है। ओके, तो अगर आपकी बॉडी पे फैट है तो ये लाइन बन जाती है हमारी स्किन में यहाँ पे। तो आपको ब्लाउज की लेंथ इस लाइन से ऊपर ही लेनी है, यहां तक लेनी है। अगर मैंने यहां से नीचे अपने ब्लाउज की लेंथ रखी तो मेरे ब्लाउज में भी झोल आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपने बैक से अपने ब्लाउज की लेंथ को कितना रखा है। अगर बैक का लेंथ आप लिमिट से ज्यादा नीचे करोगे तो झोल आएगा, क्योंकि बैक हमारी ऐसे घुमावदार होती है। अगर किसी का बैक साइड बिल्कुल सीधा है, मेरा यहां से अंदर है, यहां से बाहर है, यहां से बाहर है, तो अगर किसी का भी बैक प्लेन है, आपको साइड से बॉडी का पूरा शेप दिखेगा, साइड वाला पार्ट जरूर देखना है हर किसी का, पता चल जाएगा टम्मी कितना बाहर दिख रहा है, ये चीज कितना अंदर है। किसी का प्लेन है तो बैक में डार्ट डालने की जरूरत नहीं है। वो बॉडी स्ट्रक्चर जहां पे पीछे बिल्कुल प्लेन है, उनकी कुर्ती में भी डार्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक बिल्कुल प्लेन है, बिना प्लेट डाले भी आप फिटिंग दे सकते हो। ओके, तो अभी हमने तीनों मेजरमेंट ले लिए, एपेक्स पॉइंट 10.5, अंडर बस्ट 13.5 एंड ब्लाउज का टोटल लेंथ 15.5। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका आपका बाजू। अभी मैं वेस्ट ले लेती हूँ, वेस्ट साइज ये वाला, ये रह गया है हमारा, लास्ट में आपको वेस्ट लेना है। तो यहाँ पे देखो मेरा जो साइज है वो 30 है। बहुत लोग टाइट भी पहनते हैं तो थोड़ा हाफ टाइट कर सकते हो, ये तो चॉइस के ऊपर है। बहुत बार क्लाइंट ये ढीला पहनता है, बहुत बार क्लाइंट ये टाइट पहनता है। तो अपने क्लाइंट को पहना चेक करवाओ। क्लाइंट को जब आप मेजरमेंट लेते हो तो उनको देखो कि इतना ठीक है, रेडी कर दे इतना। तो अगर हाँ बोलते हैं तो फिर उतना डन कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ 29 या 29.5 कर लेते हैं। मैं भी ढीला ही पहनती हूँ ब्लाउज, बहुत ज्यादा टाइट पहनती नहीं हूँ। तो मेरा वेस्ट साइज है 29.5। और कभी कभी तो अगर ये मेजरमेंट, अभी मॉर्निंग में मेजरमेंट ले रही हूँ तो मॉर्निंग में क्या होता है, टम्मी हमारा अंदर होता है, लेकिन यही मेजरमेंट अगर इवनिंग में लिया जाए तो ये मेरा 30 से भी क्रॉस कर देगा अगर मैंने पार्टी अटेंड कर ली तो। ओके, तो ये चीजें इस तरीके पे डिपेंड करती है कि आप जब मेजरमेंट ले रहे हो तो टम्मी खाली है या भरा हुआ है। ओके, क्लियर हुआ ना। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है। ब्लाउज के मेजरमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइंट ने ब्रा कौन सा पहना है। पुरानी ब्रा पहनी है, एपेक्स पॉइंट नीचे आ जाएगा। नई ब्रा पहनी है, एपेक्स पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा। एंड अगर पैडेड पहना है तो भी फिक्स रहेगा, और अगर उनका ब्लाउज नॉन पैडेड है तो भी उनका एपेक्स पॉइंट नीचे आ जाएगा। एंड अगर आप ब्लाउज बना रहे हो तो पहले आप डिसाइड करोगे कि क्लाइंट का ब्लाउज पैडेड बनाना है या नॉन पैडेड बनाना है। नॉन पैडेड बनाना है तो उनका मेजरमेंट एपेक्स पॉइंट का नॉन पैडेड पे ही लेना पड़ेगा, नॉर्मल ब्रा पे लेना पड़ेगा। ओके, अगर पैडेड बनाना है तो पैडेड ब्लाउज पे आप उनका फिक्स मेजरमेंट देखो, या फिर नई ब्रा उनको पहनाओ ताकि उनका एपेक्स पॉइंट अपनी जगह पे सेट आ जाए।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जिससे हमारी ब्लाउज का कफ साइज डिपेंड करता है कि हमारा कफ साइज परफेक्ट आएगा तभी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारी बाजू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाजू का। जब भी हमारा शोल्डर गिरा है उसकी 90% रीजन होता है हमारी बाजू की कमी, हमारी बाजू का सही तरीके से कटिंग ना होना और हमारे बाजू का सही तरीके से अटैच ना होना। अगर आपने बाजू को सही से अटैच नहीं किया, अगर आपने बाजू की कटिंग सही से नहीं की, तो फिर आपका शोल्डर गिरेगा। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रही हूं, किसी भी क्लाइंट का अगर शोल्डर गिर रहा है तो आप बाजू को हटा दो, उनको बाजू को हटाओ और उनको पहनाओ, फिर चेक करो क्या अभी भी गिर रहा है। नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब है ये पूरे फसाद की जो जड़ है ना, ये बाजू ही है। ओके, तो उस बाजू में जो जो चीजें हैं वो क्लियर करो, ठीक करो। सेकंड, अगर तब भी गिर रहा है, सोचो कि आपने बाजू का जो बाजू थी वो निकाल दी, ब्लाउज में से बाजू हटा दिया, फिर क्लाइंट को पहनाया या खुद भी पहना, जो भी जिसका भी शोल्डर गिर रहा है, तो वहां पे तब भी शोल्डर गिर रहा है बाजू हटाने के बाद भी, तो इसका मतलब है आपने गले में कटिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। बाजू का ये भी ठीक करना पड़ेगा, ये भी ठीक करना पड़ेगा। समझ गए हो ना? जब तक हमें फीवर होता है और वो फीवर हमारा बहुत टाइम के लिए चलता है तो हमें टेस्ट करवाना ही पड़ता है, क्योंकि हम पहले रीजन ढूंढते हैं। जब तक हमें शोल्डर गिरने का रीजन नहीं पता चलेगा तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नेवर, कभी नहीं कर पाएंगे, और जिंदगी भर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती रहेगी। जैसे अभी बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है 10 साल 20 साल, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बहुत बार तो मैंने देखा है 30 से 35 साल। कल ही की एक स्टूडेंट थी हमारी, 55 एज है उनकी, स्केचिंग देखोगे ना 1 महीने में उन्होंने रिजल्ट लाके दिखाया है, हो ही नहीं सकता। और पता है, अगर मैं उनको आपको बताऊं ना कि उनकी दिनचर्या क्या थी, जब उन्होंने कल मुझे क्लास में बताया, शायद हमने वो क्लिप निकाली भी आप लोगों के लिए, आप लोगों को सुनाएंगे। उस स्टूडेंट ने बोला कि मैं 3 घंटे सोती हूँ, मैंने जिम भी छोड़ दिया मैम आपकी क्लास से, और 55+ एज है उनकी, और स्केचिंग देखोगे ना, सुभान अल्लाह, स्केचिंग उनकी ऐसी है, और कभी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, क्लास में ही किया है, 1 महीने में रिजल्ट। कैसे हो सकता है? मतलब इतना 55+ एज होने के बाद भी लोग तो सोचते हैं कि मेरी एज इतनी हो गई है, मैं सीख पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी। हो सकता है, अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप कर सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं। तो अभी हमारा है बाजू। बाजू के लिए हमारा 4 मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है, ये 4 मेजरमेंट आपको लेने हैं अगर आप बाजू की कटिंग करना चाहते हैं। उसके लिए आपको बाजू का लेंथ लेना है, जैसे मैं अभी ले रही हूं। सबसे पहले लेंगे शोल्डर, उसके बाद शोल्डर का एंड पॉइंट, उसके बाद आपको बाजू की लेंथ जितनी भी चाहिए, जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे 6 इंच। उसके बाद लेंगे, चलो अभी जितना ट्रेंडिंग चल रहा है ना उतना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। अभी आजकल 9-10 इंच का स्लीव ज्यादा चल रहा है, तो अभी 10 इंच का हमारा लेंथ हो गया। एंड अभी हम फिटिंग ले रहे हैं, फिटिंग लेंगे 10.5। हमारी बाजू की लेंथ है 10 एंड फिटिंग है 10.5। ऐसे फोल्ड करके देख लेंगे कि टाइट तो नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है हमारा बाइसेप्स। इसकी वजह से हमारी बाजू की अच्छे से शेप ही नहीं आ पाती, हमारी बाजू यहाँ से लटक जाती है, कपड़ा नीचे की तरफ आ जाता है, कभी कभी टाइट हो जाता है, कभी कभी यहाँ से खिंचाव आता है। क्योंकि आपने देखा होगा जिनका हेवी साइज होता है ना, यहाँ पे फैट बहुत ज्यादा होता है, और जिनका यहाँ पे फैट है उनको बाजू को आगे पीछे करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वहां पे हम ये मेजरमेंट लेते नहीं है उनका, हम कुछ भी नहीं लेते, हम बाजू की लेंथ ले लेते हैं और फिटिंग ले लेते हैं, उससे ज्यादा हम लेते ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना फैट है ये तो लेना ही चाहिए ना। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे फैट कितना है तो कैसे बाजू की कटिंग करोगे, और वो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। तो आपको यहाँ पे लेना है बाइसेप्स, और ये बाइसेप्स का मेजरमेंट लेते कहां से हैं? शोल्डर के एंड पॉइंट से 3 या 4 इंच नीचे ले लीजिए, 3 इंच या 4 इंच। जिनके ऊपर फैट ज्यादा है वो 4 इंच नीचे लेंगे, जो नॉर्मल साइज है उनके 3 इंच नीचे लेंगे। अब देखो मेरा यहाँ पर आ रहा है 12.5, आई होप कि आपको सही से शो हो रहा है, 12.5। अब आप ये देखो मैंने मेजरमेंट टेप को बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखा, अगर टाइट रखूंगी ना तो 12 आएगा, ये देखो एकदम फिक्स तो 12 आ रहा है। और आप लोग ना जब मेजरमेंट टेप को होल्ड करते हो या मेजरमेंट लेते हो तब आप ये देखते ही नहीं हो मेरा मेजरमेंट टेप कितना लूज है कितना टाइट है, बस क्या बोलेंगे, मैम आपका ही तो टेक्निक फॉलो किया था, रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो प्रॉब्लम ये है कि मैं जैसे मेजरमेंट टेप को ढीला रख रही हूँ वैसे ही आपको भी रखना पड़ेगा। मेजर अभी यही वाला मेजरमेंट अगर मैं किसी अपने स्टूडेंट को बोलूं, आपको ही बोलूं क्योंकि आपने कभी मेजरमेंट नहीं लिया,
तो आप ये सेम मेजरमेंट नहीं लोगे, चेंज हो जाएगा मेजरमेंट। चाहे करके देख लो, आप में से कोई भी आ सकता है एकेडमी और मेरा मेजरमेंट ले लो, तो कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। लेकिन जब आप इसका डेली प्रैक्टिस करोगे तो एक्यूरेट सेम मेजरमेंट आएगा। जो स्टूडेंट मेरे सीख जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, 1 साल के बाद अगर मैं उनको बोलूं मेरा मेजरमेंट लो, तो वो करेक्ट मेजरमेंट लेंगे मेरा, क्योंकि वो चीजें सीख गए हैं। बाइसेप्स आ रहा है मेरा 12, फिक्स 12 है, और अगर लूज करके ले रहे हैं तो 12.5 है। अब आता है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, गले की चौड़ाई। हमेशा हम जब भी कोई ब्लाउज बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान देना है अभी। आप ही के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने 2.5 इंच गले की चौड़ाई ली, तो 2.5 और 2.5 कितना होता है? 5। क्या ये बॉडी पे आके यहाँ पे रुक जाता है? बिल्कुल नहीं रुकता। आपने 2.5 इंच का गला बनाया होगा, अभी जो आपने पहने होंगे, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ले रहे होंगे क्लास, तो उन्होंने गले की चौड़ाई को 2.5 इंच पे बनाया होगा। तो अब आप ये देखिए, चेक करिए वो 2.5 कितने पे फैल के आ गया है। मुझे पता है वो 7 या 8 पे फैल गया है। तो आप लोग उतना ही क्यों नहीं बनाते हो जितना फैलता है? मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि अगर आपका गला फैल जा रहा है तो उतना ही ले लो ना जितना फैल रहा है, वहां से फैल के जाएगा ही कहां पे? मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। मैंने गले की चौड़ाई को 9 पे बनाया और 9 पे बनाने के बाद जब मैंने पहना तो वो 8 पे आ गया, क्योंकि मेरी बॉडी मांगती ही 8 इंच है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने गले की चौड़ाई को 9 इंच पे बनाया और फुल डीप, फुल ब्रॉड बनाया, और मैंने जब वो ब्लाउज पहना तो उस ब्लाउज की चौड़ाई 8 इंच पे आ रही थी। तो इसका मतलब तो सही है कि आप 2.5 पे बनाओगे तब भी 8 आएगा, आप 9 पे बनाओगे तब भी 8 आएगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पे। आपका बॉडी स्ट्रक्चर जितना मांगेगा ना वो वहीं आएगा। नोटिस किया होगा ये आर्मोल का शेप है, आप खुद सोचिए आर्मोल का शेप तो अपनी जगह पे ही आएगा, इधर उधर कैसे हम कर सकते हैं इसको? नहीं, कहते हैं ना कि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं। तो इसलिए जो दिया है ना ऊपर वाले ने, वही सिर्फ कॉपी पेस्ट मार दो, जो है वहीं से उठाओ, मार्किंग कर दो और देखो वही रिजल्ट आएगा। अब जब मैं आपको गले की चौड़ाई 8 इंच पे बनाऊंगी तो मेरा जो कटिंग होगा 8 पे होगा, एंड जब मैं पहनूंगी तो 8 पे ही आएगा। समझ गए हो? आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई हैं। चलो, गले की चौड़ाई मेरी देखो अभी कितने पे आ रही है, आप लोग बताइए। मेरी जो गले की चौड़ाई है वो यही है। स्ट्रिप देख रहे हो मैंने अच्छे से सेट किया हुआ है। अब आप बताओगे कमेंट करके मेरे गले की चौड़ाई कितनी आ रही है। स्ट्रिप के अंदर 8 आ रही है। तो आज जो मैं कटिंग करूंगी वो 8 पे ही करूंगी। चलो अब मैं ले लेती हूँ गले की लंबाई, लेंथ, शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखूंगी, और मुझे गले की लेंथ चाहिए, नेक लेंथ चाहिए 7। तो अभी मेरा जो नेक ब्रॉड है वो 8 आ गया और मेरा नेक लेंथ आ गया 7। तो चलो मार्किंग करते हैं। बैक लेंथ आपसे ही पूछेंगे कितने पे बनाना है। मार्किंग करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये क्लास लिया है। इनफैक्ट 95% से भी ज्यादा लोग हैं, 90% से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने आज पहली बार ये क्लास ज्वाइन किया है। तो आप मेरा सेम मेजरमेंट फॉलो करके आप एक बार जरूर मार्किंग करना, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपने पहली बार अपना मेजरमेंट गलत लिया और आपने अपने मेजरमेंट को फॉलो करके मार्किंग किया तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले प्रैक्टिस मेरे ही मेजरमेंट पर कर लीजिए, इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो चलिए मेरे ही मेजरमेंट को फॉलो करके हम यहाँ पे एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ही मार्किंग करेंगे, और हम यहाँ पर फोल्ड वाली साइड से ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है वो बैक से ओपन रहेगा। जब भी आप ब्लाउज की मार्किंग करते हैं तो आपको ये चेक करना है या आपको ये देखना है कि आपका ब्लाउज फ्रंट से ओपन है या बैक से ओपन है या फिर साइड जिप वाला है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फोल्ड और ओपन साइड लेना है। तो हमने यहाँ पे लिया है फोल्ड साइड। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। मैं शोल्डर डाउन यहाँ पे 1/2 इंच कर रही हूँ। मोस्टली 90% लोगों में जो शोल्डर डाउन होता है वो 1/2 इंच होता है।
बाकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम 0.75 1 इंच तक ले सकते हैं। दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देखो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मैं ट्रायंगल शेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए स्ट्रेट स्केल का यूज नहीं करना है, उसमें लाइन सीधी होती है लेकिन उस लाइन की डायरेक्शन सीधी नहीं होती, इसलिए आपको लाइन सीधी बनाने के लिए ट्रायंगल शेपर का ही यूज करना है। अब मैंने स्टार्टिंग में मार्क किया और उसके बाद शोल्डर डाउन किया, आपको नीचे वाली लाइन पे लेना है। जो भी आपका शोल्डर का साइज आया है, मेरा आया है 13 इंच, तो मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगी। जो भी हमारा शोल्डर साइज है उसको 2 से डिवाइड करके हम यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद हमारा जो बैक में नेक बनेगा वो डीप बनेगा, मतलब हमारा होगा, क्योंकि डीप में ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, 7.5 से ज्यादा ही बनाएंगे। 9.5 बना सकते हैं, 10.5 बना सकते हैं। तो ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट वाले पार्ट का नेक ब्रॉड और नेक लेंथ मैंने दोनों ले लिया था। नेक ब्रॉड मेरा आया था 8 इंच और नेक लेंथ मेरा था 7 इंच। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे लिया शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद ये सेम लाइन पर आपको लेना है बस्ट डिवाइडेड बाय 4। जो भी बस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद आपको 0.75 इंच माइनस करना है। देखो ये जो आपने बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लिया सबके लिए रहेगा, आपका जो भी साइज है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे ले लीजिए। इसमें आपको लूजिंग ऐड नहीं करना, प्रिंसेस कट है, लूजिंग अपने आप ले लेंगे अब नीचे की तरफ। तो अभी यहाँ पे 0.75 इंच जो माइनस किया है ये सबको सबको लेना है, मतलब हर साइज में लेना है। बच्चे का बना रहे हो, बड़े का बना रहे हो, हैवी साइज है, ओवर हैवी साइज है, सब में 0.75 लेना है। 0.75 लिया, जो डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक बचा वही सेम डिस्टेंस आपको मेजरमेंट टेप में ऊपर निकाल देना है और फिर आर्मोल डिवाइडेड बाय 2 ले लेना है। मेरा आर्मोल साइज 16 है, मैंने 16 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे ले लिया 8 इंच। तो अभी जहां पे भी मेरा 8 इंच आया है वहां पे निशान लगा देंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब आपको नीचे वाली लाइन पे लेना है मेजरमेंट टेप को ऐसे और अपना सीधा सीधा एपेक्स पॉइंट ले लेना है। मेरा एपेक्स पॉइंट है 10.5। अगर आपको बेल्ट वाली ब्लाउज बनानी है तब तो आप अंडर बस्ट लोगे, और अगर आपको ब्लाउज बेल्ट वाला नहीं बनाना है तो आपको टोटल लेंथ लेना है। तो अभी मेरा जो ब्लाउज है वो है तो बेल्ट वाला ही, मतलब मैं बेल्ट वाला ही आपको इस बार सिखा रही हूँ। तो हम अंडर बस्ट ले लेंगे एंड फिर उसके बाद हम टोटल लेंथ ले लेंगे। तो टोटल लेंथ है हमारा 15.5। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, जितने भी पॉइंट बने हैं वो सब को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए यही स्केल यूज करना है। इजीली आजकल ये मिल जाता है, टेलरिंग शॉप से मिल जाएगा, किसी भी स्टेशनरी शॉप से भी मिल जाएगा। अब आर्मोल की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आपने लिया है वो सेम आपको यहाँ पे लेना है और इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट लेने के बाद आपको फ्रंट क्रॉस लेना है। मेरा फ्रंट क्रॉस कितना था 12.5, तो अभी यहाँ पे ले रही हूं मैं 12.5 ले लेंगे और निशान लगा देंगे। अब ये 12.5 है लेकिन यहाँ पे निशान लगाऊंगी क्योंकि मुझे स्लीव्स अटैच करने का मार्जिन भी चाहिए, और ये स्लीव्स अटैच करने का मार्जिन आपको कहाँ कहाँ पे लेना है ये आपको पता होना चाहिए। जब आपका गला छोटा होता है तो आगे से तो गला छोटा ही है, तो स्लीव्स अटैच करने का मार्जिन लेंगे, बैक में नहीं लेंगे क्योंकि बैक में आपका डीप नेक बनेगा। जब भी आपका डीप नेक आर्मोल वाली लाइन से नीचे होता है तो आपको स्लीव्स अटैच करने का मार्जिन नहीं लेना होता। लेकिन अगर आपका जो बैक नेक है या फ्रंट नेक है आर्मोल वाली लाइन पर या आर्मोल लाइन के आसपास होता है तो आपको स्लीव्स अटैच करने का मार्जिन लेना है। और अगर कट स्लीव बना रहे हैं तो भी आपको उरे पट्टी पाइपिंग तो लगाना ही है, तब भी आपको ये लेना ही पड़ेगा। शोल्डर डाउन करेंगे, उसके बाद आपको लेना है
बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5, और ये 1.5 भी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल बराबर लेना है। तो आपको यहाँ पे बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है प्लस 1.5 लेना है, और ये 1.5 सबके लिए फिक्स रहेगा। उसके बाद हम वेस्ट वाली लाइन पर आते हैं। यहाँ पे आपको लेना है वेस्ट डिवाइडेड बाय 4, तो मुझे मिलेगा, मेरा था 29.5, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 7.75। इसके बाद 2.75 इंच हम प्लस करेंगे, और ये 2.75 इंच भी ऑलमोस्ट सबके लिए रहता है। एंड आपको दोनों पॉइंट को मिला देना है। ये मेरी फिक्स फिटिंग वाली लाइन बन गई है। यहीं पे मुझे अपनी फिटिंग देनी है, और मेरी पूरी ब्लाउज एक ही सिंगल सिलाई पे बनने वाली है। मुझे दो दो सिलाइयां लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपने क्लाइंट को एक ही सिलाई लगा के देती हूँ, और उसी सिलाई पर मेरे क्लाइंट की एक ही बारी में फिटिंग आती है, और ऐसे ही हमारे स्टूडेंट्स की भी आती है। तो ये मेरा जो लाइन है ना, ये फिटिंग वाले ही लाइन है। अब मुझे जितना मार्जिन लेना है वो ले लूंगी। 1.5 लेना है, 2 लेना है, तो जो भी आपको मार्जिन लेना है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा प्रिंसेस वाला शेप। क्योंकि प्रिंसेस ब्लाउज बना रहे हैं तो प्रिंसेस वाला शेप तो देना ही पड़ेगा। उसके लिए हम फ्रेंच कर्व स्केल का यूज करते हैं। मैं इस स्केल का यूज करके आपको प्रिंसेस वाली शेप सिखाने वाली हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और यूं सेकेंडों में आपका ये काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको लेना है बर्स्ट डिवाइडेड बाय 10 प्लस हाफ इंच। देखो, ये आप अपने मेजरमेंट में भी ले सकते हो। ये जो हमने किया है ना यहाँ पे, ये फॉर्मूला नहीं था, ये कैलकुलेशन था। एंड ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे हम कोई भी ब्लाउज में कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। हम सब वो टेक्निक फॉलो कर रहे हैं जिससे हमारा जो मेजरमेंट है वो करेक्ट आने वाला है। अभी मैंने देखो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जब मैं आर्मोल मैच करूंगी तो मेरा करेक्ट आर्मोल का जो निशान है, जो मार्किंग है, वो बिल्कुल मेरे साइज के अकॉर्डिंग आएगा। ना एक पॉइंट कम और ना एक पॉइंट ज्यादा। इससे मेरा जो आर्मोल है वो बिल्कुल फिक्स रहने वाला है। जितना भी मैंने यहाँ पे लिया है, हाफ इंच माइनस करके हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे भी ले सकते हो, या पहले आप नॉर्मल प्रिंसेस वाली शेप बना लो, उसके बाद बेल्ट की मार्किंग कर दो। बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। तो आप यहाँ पे हाफ इंच माइनस करोगे, पहले नॉर्मल प्रिंसेस कट शेप बना लो, और फिर उसके बाद बेल्ट की मार्किंग कर दो। ये भी कर सकते हो, अलग से बेल्ट कटिंग भी कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे, और एपेक्स पॉइंट से आर्मोल वाली साइड में आपको ऐसे शेप बना देना है। फ्रेंच कर्व स्केल को प्रॉपर शेप में रखना है, मतलब अच्छे से रखोगे ताकि ये शेप आपकी प्रॉपर इस तरीके से आए। आर्मोल साइज तक, साइड तक आपको ये शेप बनाना है। उसके बाद आपको लेना है 1.5। 1.5, ये 1.5 जो मैंने लिया है ना, ये अपने आप ही यहाँ से निकल जाएगा डार्ट में, मेरा 9 ही रह जाएगा। अभी आप कहेंगे मैम 9 तो फिर लूजिंग कहाँ से आ गया? तो ये 1.5 जो लिया था ना, ये लूजिंग में ही ऐड हो गया है। अभी इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी, ये मैंने क्यों लिया है, कैसे लिया है, अलग अलग पॉइंट में कैसे लेते हैं। तो ये मेरा आर्मोल वाला डार्ट यहाँ पे निकल गया है। अब हम यही शेपर का यूज करेंगे, डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे, प्रिंसेस शेप अपने आप आ जाएगा। देखो, स्केल को ऐसे रखा, शेप बनाया। अब यहाँ पे हमने लिया है 2.75, यहाँ पे लेंगे 2 इंच। 2 इंच ले सकते हैं, 2 में एक लाइन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बट मोस्टली क्या होता है यहाँ पे 2 इंच ही आता है। तो अभी स्केल का डायरेक्शन चेंज किया, फिर से इन दोनों पॉइंट को मिलाया। अब आप खुद देखिए हमारा जो प्रिंसेस वाला शेप है वो प्रॉपर बन गया है। स्केल का डायरेक्शन चेंज करके नीचे तक मिला देंगे ऐसे। और अगर आपको नीचे से फोल्ड करना है अपने ब्लाउज को, तो यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का आप मार्जिन ले लेंगे। और अब ये मेरी नीचे वाली डार्ट है, तो ये हमारा प्रॉपर प्रिंसेस वाला शेप बन गया है। अभी मैं आर्मोल की कटिंग अभी नहीं करूंगी, पहले मैं नीचे से कट करूंगी। शोल्डर ओके, मैं आपको नेक की भी मार्किंग करके दिखाऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे।
अब जो हमारा प्रिंसेस वाला शेप है उसको कटिंग करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट पर आपको कट लगाना जरूरी है। यहाँ पे भी कट लगाएंगे और यहाँ पे भी कट लगाएंगे। अब देखो इन दोनों को मिलाना नहीं है, ये वाले कट को थोड़ा सा नीचे रखना है ताकि जॉइंट करने में हमें आसानी हो जाए। अब देखो इसको ऐसे मिलाएंगे, 1/2 इंच अराउंड इसको नीचे करेंगे ऐसे इस कट को, और यहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेकर निशान लगाएंगे, जैसा अभी लगाया था मैंने। ये मेरा फ्रंट क्रॉस है। अब आपको लेना है फ्रेंच कर्व स्केल और आर्मोल शेप बना देना है यहाँ पे। अब देखो जब आप इन दोनों को ज्वाइंट करोगे तो इतना तो आपका आ जाएगा इस स्टिचिंग में। ओके, तो अभी यहां से और यहां तक का साइज एक बार चेक कर लेते हैं, आर्मोल से मैच होना चाहिए। अब देखो 110% ये बिल्कुल मैच होगा, गड़बड़ हो ही नहीं सकता। और अगर गड़बड़ हुआ तो इसका मतलब कैलकुलेशन सही नहीं है। मेजरमेंट सही है, कैलकुलेशन सही नहीं किया, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया है अगर आपका मैच नहीं होगा। देखो बिल्कुल यहां से लेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि शोल्डर अटैच करने का मार्जिन नहीं लिया, नहीं वो नहीं ऐड करेंगे, वो भी मतलब इसी में ऐड करके लेंगे। वो यहाँ यहाँ से नहीं लेंगे, बिल्कुल ऊपर से लेंगे यहाँ से, और यहां से मिला के ही आपका ये आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आया मेरा 5.25। अब इस 5.25 को यहाँ पे लेंगे एंड गोलाई में बिल्कुल ऐसे मिलाएंगे। तो अब आप देखोगे कि बिल्कुल 8 इंच पे मेरा ये फिक्स आ गया है। तो अभी मेरा जो आर्मोल मैंने लिया था 16, अभी मेरा 8 इंच पे पूरा करेक्ट आया ना, तो छोटा भी नहीं होगा बड़ा भी नहीं होगा, और बिल्कुल यहीं से ही लेना है। अब हम आर्मोल कट कर लेंगे। चलो अब मैं आपको नेक की मार्किंग भी बता देती हूँ। वैसे तो हमें नेक पेस्टिंग या पेपर फ्यूजिंग पे बनाना होता है, पेपर पेस्टिंग पे बनाना होता है। देखो अब गले की जो चौड़ाई है, वो गले की चौड़ाई मेरी 4 इंच है, और गले की जो लेंथ है वो 7 है। 4 इंच। ऐसे आप एक बॉक्स बना लोगे, मतलब 4 इंच ऐसे और 4 इंच ऐसे बॉक्स बनाया आपने। उसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल लोगे, आर्मोल का शेप बनाओगे, सॉरी नेक की शेप बनाओगे। अब देखो ये आप गोलाई में भी दे सकते हो, आप ये यू में भी दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर गोलाई में देना है तो स्केल को ऐसे रखना है। अब देखो ऐसे रखेंगे तो यू शेप नहीं आएगा, फिर गोल शेप आएगा, एकदम राउंड आएगा। तो इस फ्रेंच कर्व की स्केल की हेल्प से आप कोई भी स्वीट हार्ट नेक बना सकते हो, पान वाली शेप बना सकते हो, गोल शेप बना सकते हो, यू शेप बना सकते हो, कोई भी शेप आप बना सकते हो। आपको पता चल गया है कैसे नेक की मार्किंग करनी है।
जब भी आपको बैक पार्ट की मार्किंग करनी होगी, या तो आप पहले फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कर लें या फिर आप पहले बैक पार्ट की कर लें। अगर आप पहले बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे तो बैक वाले पार्ट का ये वाला पार्ट आपको एक बार चेक कर लेना है। लेकिन अभी मैंने फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग पहले कर ली है, तो अब मुझे फ्रंट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग अपने बैक वाले पार्ट को रेडी करना है। और यहाँ पे ये भी चीजें देखनी है कि आपका जो ब्लाउज का फ्रंट वाला पार्ट है उसका लेंथ कितना है एंड आपका ब्लाउज का बैक वाले पार्ट का लेंथ कितना है। क्लियर हुआ ना? तो ये चीजें जब आपको दोनों चीजें पता चलेंगी तभी आप दोनों का बैलेंस बना पाओगे। बैक पार्ट हमेशा छोटा होता है, फ्रंट पार्ट हमेशा बड़ा होता है। बैक हमारा सीधा होता है, फ्रंट पार्ट में हमारा वेव होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो फ्रंट और बैक है उसमें डिफरेंस होता है, और हम कई बार क्या करते हैं, दोनों बिल्कुल बराबर कर देते हैं। बराबर बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो अभी देखो यहां से और यहां तक का लेंथ एक बार चेक करेंगे। ये ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्लाउज की लेंथ ज्यादा हो रही है। ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि हमने बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना है, और अभी बेल्ट वाले ब्लाउज का बेल्ट तो कटिंग नहीं किया है। तो चलो पहले मैं बेल्ट वाले ब्लाउज का अभी, अगर अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज को बनाना है तो सेम मेथड से बनाना है, बस लेंथ छोटा करना है। लेंथ छोटा होगा। एंड अभी इसी में मुझे आपको बताना है कि कैसे हमें बेल्ट कटिंग करना है। तो उसके लिए हम ये जो लाइन है ना, इन दोनों लाइन को ऐसे मिलाएंगे, और ये मेरा अंडर बस्ट है। तो हमें क्या करना है, अंडर बस्ट वाले पार्ट से लेग कर्व स्केल ले लेना है। बहुत इजी रहेगा। अब क्या करेंगे, जो अंडर वाला अंडर बस्ट है वो बिल्कुल इस तरीके से आएगा। और अगर आप अपने ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है वो कटिंग करेंगे तो अंडर बस्ट लेंगे और प्लस अटैच करने का मार्जिन भी लेंगे। जैसे अगर ये अंडर बस्ट है तो मुझे यहाँ पे आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जब बेल्ट अटैच करेंगे तब ना आएगा वो पूरा फिक्स। तो या थोड़ा सा नीचे रखेंगे इसको और मिला देंगे ऐसे। अगर वी शेप चाहिए तो वी शेप में मिला देंगे, और अगर नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल में मिला देंगे ऐसे। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये बेल्ट वाला था। प्रिंसेस कट बनाना है प्रिंसेस कट बना सकते हो, बेल्ट वाला बनाना है बेल्ट वाला बना सकते हो। अब मुझे ये बेल्ट का भी साइज मिल गया है। ये मेरा बेल्ट है और ये मेरा अपर पार्ट है। अब इन दोनों को हम ऐसे मिला लेंगे। देखो यहाँ पे 6 इंच आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 6 को यहाँ पे रखेंगे तो ये मेरा आ गया 7.25। ये 7 से 7.5 तक आएगा, 7.5 भी आ सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। फोल्ड वाली साइड से आपको या ओपन वाली साइड से भी ले सकते हो, क्योंकि ब्लाउज तो आपका बैक से ओपन ही रहेगा। यहाँ पे आपका जो लेंथ है वो आपके फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग होगा या फिर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैंने फ्रंट वाले पार्ट में लेंथ लिया था 15.5, बैक में लेंगे 14 या 14.5। तो सबसे पहले हम लेंगे, हम स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, उसके बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। जो मैं आपको ये कैलकुलेशन बता रही हूँ ना, ये आर्मोल की लेंथ निकालने की कैलकुलेशन है, जिससे कि आपका आर्मोल बिल्कुल परफेक्ट आएगा। क्योंकि आप सब लोग क्या करते हो, आप लोग करते हो बस्ट डिवाइडेड बाय 6 और +1 -1 -हाफ +हाफ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपका आर्मोल फिर भी मैच नहीं होता। फिर भी आपके आर्मोल में झोल आ जाता है, कभी आर्मोल ढीला हो जाता है। तो जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बताई है आपको, इसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर पे अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट आएगा। क्योंकि इस कैलकुलेशन में हम कहीं पे भी बस्ट का यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस्ट का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम आर्मोल का यूज कर रहे हैं। बस्ट यूज करके फिर माइनस करके फिर आर्मोल डिवाइडेड बाय 2 ले रहे हैं, और आर्मोल का मेजरमेंट उसके लिए हमारे पास होना ही चाहिए। अगर आर्मोल का मेजरमेंट नहीं है तो फिर नहीं आएगा। तो इसलिए करेक्ट आर्मोल का मेजरमेंट होना चाहिए। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेंगे,
और यहाँ पे सबसे पहले हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि बैक से आपका ब्लाउज ओपन है। हुक आई की पट्टी लगाने के लिए आपको एक्स्ट्रा लेना है। अब यहां से आपको शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेना है, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद बस्ट डिवाइडेड बाय 4। बैक पार्ट में अगर डीप नेक है तो लूजिंग ऐड नहीं होगा। बैक पार्ट में अगर नॉर्मल नेक है, पैक नेक है, कॉलर वाला है तो लूजिंग ऐड होगा। तो यहाँ पे हम डीप बना रहे हैं तो बैक पार्ट में लूजिंग ऐड नहीं करना है। अब हम लेंगे 0.75 इंच और यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक बार चेक करेंगे, उसको ऊपर निकाल देंगे। फिर उसके बाद आर्मोल डिवाइडेड बाय 2 लेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जो भी मार्किंग आपने यहाँ पे की है 6.5, यहाँ पे हमने 9 इंच लिया था, यानी कि बर्स्ट डिवाइडेड बाय 6। उसके बाद इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में हमने फ्रंट क्रॉस लिया था, बैक वाले पार्ट में बैक क्रॉस लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में हमने स्लीव्स अटैच करने का मार्जिन लिया था, बैक में हम स्लीव्स अटैच करने का मार्जिन नहीं लेंगे। दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आर्मोल शेपर की हेल्प से आर्मोल की शेप देंगे। अब यहाँ पे करेक्ट आर्मोल चेक कर लेंगे। मुझे 8 इंच चाहिए, अभी मैं नापने से पहले ही बता देती हूँ कि ये 8 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहां से चेक करना है और इस लाइन को प्रॉपर तरीके से ऐसे चेक करते हुए जाना है। ये देखो 8 इंच ही आया है ना, तो अभी बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो सबको मैच करके लेना है, एक पॉइंट इधर नहीं, एक पॉइंट इधर नहीं। करेक्ट 8 इंच, जिसका 16 है 8 पे आएगा, जिसका 17 है 8.5 पे आएगा, 18 आर्मोल होगा तो 9 पे आएगा। तो बॉडी से मैच करके करना है। उसके बाद अब आपका नीचे वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे हम शोल्डर डाउन करते हैं ऐसे। और एक चीज और मुझे याद आ गई है, बहुत सारे लोगों की वीडियोस में मैंने देखा है, अगर आपका शोल्डर डाउन होता है, आपका कंधा गिरता है, तो आप यहाँ से ऐसे सिलाई लगा दीजिए। कभी मत लेना, वो बिल्कुल ही गलत तरीका है। पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो इस तरीके से सिलाई लगा के कंधे को रोक देते हैं, एंड आई एम श्योर कि वो सही है। वो कंधा अगर आप ऐसे दबाओगे तो शोल्डर आपका गिरना रुक जाएगा, लेकिन जो प्रॉब्लम आपकी आर्मोल में आएगी उसे कौन रोकेगा? जब आपका शोल्डर गिरता है और आप अपने शोल्डर को दबा देते हो, तो वो प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई, क्योंकि आपका शोल्डर गिरना रुक गया, हो भी जाती है। लेकिन जो प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट होगी उसको कौन ठीक करेगा? तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। नेवर, तरीका ही गलत है, मेथड ही गलत है। तो आपको क्या करना है? शोल्डर डाउन करना है। कितना भी डीप नेक बना रहे हो, एक हुक पे भी ब्लाउज बना रहे हो ना, शोल्डर डाउन करना है, 1/2 इंच करना है। तो मैंने भी यहीं पे ऐसे ही किया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे फिक्स आर्मोल का साइज मिल गया है। अब इसे लाइन पे रखेंगे, नीचे वाली लाइन पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको शोल्डर ज्वाइंट भी करना है ना, तो लेंथ आपको यहाँ पे रखना है। एंड आपको ब्लाउज का लेंथ जितना भी चाहिए वो ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। पीछे वाले बैक वाले पार्ट में आपको प्लेट डालना है, तो उसके लिए हम 1 इंच लेंगे। 1/2 इंच दोनों साइड से प्लेट होता है, तो जो भी आपका वेस्ट साइज है डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। मार्जिन ले लेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहां से चेक करेंगे, मेरा यहाँ पर आ रहा है 7.5। अगर एक भी पॉइंट ऊपर नीचे है तो उसको ऐसे मिला दो, बट फ्रंट वाले पार्ट से मैच करो। उसके बाद इस पूरी लाइन का सेंटर पॉइंट लो, इस पूरी लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे। कभी कभी ब्लाउज में बैक में बहुत ज्यादा डीप नेक होता है, तो हमारी जो प्लेट है वो गले में ही आ जाती है। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप उस प्लेट को डाल दो और गला कटिंग कर दो, बना दो उसको, गले में कटिंग कर दो। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको ½ इंच या 1/4 इंच अपनी प्लेट को साइड में कर लेना है। ½ इंच या 1/4 इंच कर सकते हो, बहुत ज्यादा इधर नहीं करोगे। स्ट्रेट लाइन बना दोगे, दोनों साइड में 1/2 इंच लोगे। नीचे जो मार्जिन आपको रखना है उसे सीधा मिलाना है। एंड अगर आपको पलटने वाला बनाना है तो आप ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे,
अगर फोल्ड करने वाला बनाना है पीछे से तो आपको मार्जिन ज्यादा लेना है। शोल्डर, शोल्डर डाउन। अब आपको बैक में जो नेक की मार्किंग है वो भी बता देती हूँ। देखो मेरे साथ ना स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम होती थी, जब मैं कटिंग कर लेती थी क्लाइंट का ब्लाउज, तो फिर बाद में याद आता था अरे ये तो कॉलर वाला था और मैंने डीप नेक कटिंग कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने जो ये मेथड अप्लाई करना शुरू किया, इसमें क्या होता है, इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि कॉलर वाला बनाना है, डीप नेक बनाना है और मुझे चेंज करना पड़ा, तो मेरी सेम कटिंग पे काम हो जाता है, मुझे कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते। अगर मैंने अपनी ब्लाउज की कटिंग कर ली है और वो डीप नेक के हिसाब से कर ली है, डीप नेक बनाना था और बाद में क्लाइंट ने बोला कॉलर वाला बना दो या बॉट नेक बना दो, तो मुझे शोल्डर ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी शोल्डर ज्यादा ही लेकर करती हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। एंड टचवुड की ये टेक्निक भी बहुत अच्छी है। अब हमें यहाँ पे गले की चौड़ाई लेनी है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला ही हम नहीं यूज करेंगे कि गले की चौड़ाई इतनी लेनी है तो इतना कम कर लो, इतना लेना है तो इतना कम कर लो, नहीं, जो भी शोल्डर है उसी पे बना डालो। अभी मैं अगर गले की चौड़ाई को 4 पे बना रही हूँ एंड अगर मैं नेक को 8 पे बना रही हूँ, तो मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगी। और यहीं पे अगर मुझे गले की लेंथ को 10 पे बनाना है, 11 पे बनाना है, 12 पे बनाना है, 13 पे बनाना है, 14 पे बनाना है, नो चेंजेस। कोई आर्मोल में चेंज नहीं होगा, कोई शोल्डर कम नहीं होगा, कुछ नहीं करना, सेम कटिंग पे आप इतना बना लो, इतना बना लो, इतना बना लो, इतना बना लो, बिल्कुल ही खत्म कर दो, तो कुछ भी नहीं होगा, एक नंबर का फिटिंग आएगा, यही सेम कटिंग पे। स्टार्टिंग में अपने ब्लाउज पे एक्सपेरिमेंट करना है, क्लाइंट वाले पे नहीं करना। मेथड अच्छा है, बट स्टार्टिंग में जब यूज करोगे तो थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, अपने ऊपर ट्राई करोगे, कर करके आपको वो सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे। जब आप उसको ट्राई करोगे तो अपने ऊपर ट्राई करना है, डायरेक्ट ऐसा नहीं मैम ने बोला था क्लाइंट के ऊपर बना दिया और प्रॉब्लम्स आ गई, नहीं, अपने ऊपर बनाना है, क्लाइंट पर नहीं बनाना है। अभी गले की चौड़ाई हमने ऊपर से नीचे से बिल्कुल बराबर लिया, ऐसे 4-4 इंच बॉक्स बनाया, आर्मोल शेपर लिया, नेक बना दिया। कभी कभी क्लाइंट को बैक में बहुत छोटा सा पसंद आता है, पट्टी बहुत छोटा, तो गले की लेंथ को यहां तक करके आप ऐसे शेप भी दे सकते हो, ऐसे राउंड शेप, हल्की सी लैग कर स्केल लोगे और ऐसे मिला दोगे। इससे क्या होगा, बैक की पट्टी भी छोटी हो जाएगी और आपके क्लाइंट की फिटिंग भी पीछे से अच्छी आएगी। जैसे हम यहाँ से ले रहे हैं, तो अगर आपका पीछे से छोटा है तो आप ऐसे कर सकते हो, ये शेप बना सकते हो, बैक की पट्टी छोटी हो जाएगी। बैक की पट्टी जितनी छोटी होगी क्लाइंट को उतना ही अच्छा लगता है, फिटिंग उतनी अच्छी आती है। ओके, अब हमारा ये बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं बाजू पे। चलो आज मैं आपको बाजू की मार्किंग करना बताती हूँ। बाजू में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बाजू में हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारी बाजू की जो कटिंग होगी, आर्मोल की कटिंग होगी, वो कितने इंच पे होगी, नहीं पता होता। हम कभी 2.5 पे कर देते हैं, 3 पे कर देते हैं। आज जो मैं टेक्निक बता रही हूँ, वो जो गैप है वो अपने आप ही आता है, आपको वो लेना नहीं होता। आपका 2.5 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, अपने साइज के अकॉर्डिंग वो अपने आप आएगा, आपको वो लेना नहीं है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले लेंगे लेंथ। हम यहाँ पे ले रहे हैं अपने बाजू का लेंथ। मेरे बाजू का लेंथ है 10, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस कर रही हूँ दोनों साइड के मार्जिन के लिए, तो मैंने 11 ले लिया। दोनों साइड में हमने स्ट्रेट लाइन बनाया, एक साइड से लेंगे बाजू की फिटिंग, जो भी आपकी फिटिंग है डिवाइडेड बाय 2 ले लेंगे। देखो लेंथ यूज कर लिया, फिटिंग यूज कर लिया, 4 मेजरमेंट यूज करने हैं। अब आता है बाइसेप्स। ठीक सामने वाली लाइन पर आपको लेना है बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं टाइट वाला ले रही हूँ,
तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी और इसमें मुझे 1 इंच प्लस करना है। ध्यान रखना, मैंने 2 मेजरमेंट बताए थे आपको बाइसेप्स के, एक ढीला करके और एक टाइट करके। जो ढीला करके लेना होगा उसमें लूजिंग हाफ ऐड करोगे, और अगर मेजरमेंट टेप को टाइट कर रहे हो तब मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको लूजिंग 1 इंच ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे 12 इंच ले रही हूँ, 12 इंच। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 किया मैंने, मुझे मिला 6 इंच, और फिर मैंने यहाँ पे 1 प्लस कर दिया, मुझे मिला 7 इंच। क्लियर हुआ? अब इसके बाद यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है। इस पॉइंट से अब देखो 3 मेजरमेंट यूज हो चुके हैं, बाजू की लेंथ, बाजू की फिटिंग, बाइसेप्स, अब चौथा बचा है आर्मोल। ये 4 मेजरमेंट चाहिए होंगे बाजू की कटिंग करने के लिए, दुनिया की कोई भी बाजू कटिंग कर सकते हो। अब आपको इस पॉइंट से लेना है, जो भी आपका आर्मोल है डिवाइडेड बाय 2 लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे आर्मोल डिवाइडेड बाय 2। अब देखो मेरा 8 है तो मैंने 8 इंच पे मार्क किया। अब मुझे अपने आप ही कटिंग मिल गई है, ये मेरा कटिंग आएगा 3.75 पे। ये मुझे जो गैप मिला है ये बिल्कुल करेक्ट मिला है। अब यहाँ पे मैं बॉक्स बना दूंगी, इस पूरे बॉक्स का सेंटर पॉइंट ले लूंगी। सेंटर पॉइंट पे आपको ऐसे, स्टार्टिंग में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रही हूँ, ऐसे एक बॉक्स बनाकर सेंटर पॉइंट ले लो। फिर आपको फ्रेंच कर्व स्केल लेना है, इन दोनों पॉइंट को मिलाना है ऐसे। फिर इसके बाद इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। समझ गए हो? पहले इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, फिर इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। फिर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक लाइन बनानी है, जहां पे भी ये लाइन टच हो रही है 0.75 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर से यही शेप बनाएंगे। पहले इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और फिर इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद जो आपका ये पॉइंट आया है इस पॉइंट से मिला देंगे। बहुत सिंपल। और एक चीज और, आप लोग बार बार खोलने के झंझट से छूट जाएंगे। मैंने देखा है, कभी यहाँ सिलाई लगाओगे, कभी यहाँ लगाओगे, कभी यहाँ लगाओगे, और तब भी बाजू सही से नहीं बैठता है। आपका पूरा ब्लाउज ना आपके निशान के ऊपर ही बनने वाला है। आपने जो गले की मार्किंग की है, आपने जो आर्मोल की मार्किंग की है, आपने जो सिलाई की मार्किंग की है, सारा ब्लाउज आपका उस पे ही आएगा। कभी भी आपको बाजू खोलना नहीं पड़ेगा। हम बार बार बाजू खोलते हैं, कभी हमारा छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप इस टेक्निक से चलेंगे तो कभी भी आपका बाजू खोलना नहीं पड़ेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, टाइट नहीं होगा, लूज नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि लाइफ में कभी भी अपने ब्लाउज को ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट ही मोटा पतला हो जाता है, साइज उनका ऊपर नीचे हो जाता है, तब आपको उनको खोल के या टाइट करके देना होगा। अदरवाइज आपको कभी भी लाइफ में अपने ब्लाउज को नहीं करना पड़ेगा, एक बारी में ही फिटिंग आएगी और वो क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट देके जाएगा। ये होता है बिजनेस, अगर आप अपने क्लाइंट को कैसी सर्विस दे रहे हो। अब हम निशान के ऊपर से ही कटिंग करेंगे। आपके पूरे ब्लाउज में जो मार्जिन होगा, आपकी बाजू में मार्जिन है, आपके ब्लाउज में मार्जिन है, वो सब बराबर होना चाहिए। ये हमारी करेक्ट बाजू है। अगर मैं बाजू का और इसका आर्मोल मैच करूंगी तो मेरा ये वाला जो आर्मोल होगा ये मेरे साइज से ½ इंच ज्यादा होगा, यानी कि ये 8 में थोड़ा सा ज्यादा आएगा। यहां से चेक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 8 इंच में कुछ पॉइंट ज्यादा है।
ऐसे ही होगा, हर बाजू में ऐसे ही होगा। ये हमारी बाजू की ब्लाउज की और कटिंग हो चुकी है। आई होप आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। अभी 1 मिनट वेट करें।